नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें उसके भाग नंबर 2 की। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, हम थोड़ा आपको बता देते हैं। हमने क्लास नंबर 1 में क्या सीखा था। हमने क्लास नंबर 1 में बेसिक सीखा था कि एक्सचेंज क्या होता है, NSE और BSE के बारे में हमने आपको बताया था, सेबी के बारे में बताया था, और कंपनी एक्सचेंज पर कैसे लिस्टेड होती है वो आपको मैंने बताया था कि कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो ये प्रक्रिया करती हैं, उसको एक सेबी अप्रूव ड्राफ्ट मिलता है, फिर वो एक्सचेंज के पास जाती है ना। उसके बाद में एक्सचेंज और कंपनी के बीच डिस्कशन होता है और फिर एक IPO की प्रक्रिया जारी होती है और IPO के माध्यम से कंपनी एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। ठीक है, आई थिंक आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। उसके बाद में हमने एक चीज़ आगे और हमने डिस्कशन किया था कि कंपनी IPO क्यों लेके आती है ना, कि कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लेके आती है या फिर अपना कर्ज को कम करने के लिए लेके आती है या फिर उसके अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं शुरुआत के अंदर जो कंपनी को खड़ी करते हैं उनको एग्जिट करने के लिए भी होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके 2 पैरामीटर्स को हमें चेक करना होता है। पहला पैरामीटर होता है फंडामेंटल्स, दूसरा जो पैरामीटर होता है वो टेक्निकल्स होता है। ठीक है, हमें इन दोनों पैरामीटर को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है और दोनों का जो इम्पोर्टेंसी है इनकी वो बहुत ही ज़रूरी है ना। फंडामेंटल्स की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंसी है, टेक्निकल की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंसी है। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, है ना। किसी भी स्टॉक की हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, और मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, बैक चलते हैं और वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं। यस, तो हम कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, आप कोई भी स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं ना, आप किसी भी कंपनी को बाई मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालने के लिए जा रहे हैं, तो आपको देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी के अंदर निवेश कर रहा हूँ वो कंपनी बिजनेस क्या करती है ना। वो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है मार्केट के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि ग्रोइंग बिजनेस। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। समझ में आएगा आपको बात। आप ऐसा नहीं कि जैसे आप आजकल हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, सोलर एनर्जी सिस्टम पे ज़्यादा फोकस चल रहा है ना, प्लास्टिक के ऊपर बैन हो रहा है। कहीं आप ऐसा कर रहे हो, प्लास्टिक बैन होने वाली कंपनी में जाके अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर जीरो है ना। प्लास्टिक बंद हो रही है, वो आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी, तो उसके ऊपर आपको इतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो मतलब आपको थोड़ा एक सेंस लगाना है कि मैं जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाह रहा हूँ उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी बात है कि मैं जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ उसकी मार्केट कैप कितनी है। ठीक है, कहीं वो छोटी कंपनी है या क्या है मार्केट कैप। अब देखिए, मार्केट कैप को 3 भागों में बांटा जाता है। इसका पहला जो भाग है वो स्मॉल कैप होता है। ठीक है, स्मॉल कैप। दूसरा इसका भाग होता है मिड कैप। ठीक है, और तीसरा जो भाग होता है वो लार्ज कैप होता है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो स्मॉल कैप होती है इसके अंदर क्या होता है कि आपका रिस्क थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो रिटर्न्स आपको जो मिलते हैं वो एक अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का शुरुआती टाइम होता है। कंपनी जैसे देखो, कोई भी ये लार्ज कैप वाली जो कंपनी आज है वो भी किसी ज़माने के अंदर स्मॉल कैप थी, फिर वो मिड कैप बनी, फिर वो लार्ज कैप बनी। ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्ट लार्ज कैप मतलब हो बन गई कंपनी, है ना। तो आपको देखिए, कंपनी का मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या रखा, ग्रोइंग बिजनेस, यानी कि कंपनी का अगर ग्रोइंग जो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है उसका इन फ्यूचर क्या है, वो अगर आप समझ लेते हो तो कौन से कैप की मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिड कैप वाली कंपनी आपको थोड़ा कम रिटर्न्स देती है और इसके अंदर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लार्ज कैप के अंदर क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये आपकी क्या है, शेफ होती है। ठीक है, ये क्या होती है,
शेप होती है, इसके डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। मतलब जैसे रिलायंस आप देख लो, है ना। रिलायंस क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, कभी नहीं डूब सकती है ना। लेकिन इसके अंदर, रिलायंस के अंदर आपको रिटर्न्स उतने नहीं मिलेंगे जितने कि एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपको मिलेंगे। तो समझ में आ गया आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, नंबर पॉइंट, कंपनी का पीई रेशियो हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कंपनी का पीई रेशियो। अब ये कंपनी का पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ये क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है कि आप कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा पे कर रहे हो, वो उसके शेयर की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अब शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी हो, लेकिन अगर उस कंपनी का पी रेशियो माना कि 10 है, कंपनी का पी रेशियो कितना है? 10 है, तो आप उस कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये पे कर रहे हो। ठीक है, ये उसका पी रेशियो बताता है। 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये पे कर रहे हो। समझ आ गया आपको? ये मोटा मोटा पी रेशियो का मतलब होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्राइस रेशियो जितना कम होगा, पी रेशियो जितना कम होगा उतना अपने लिए क्या है? अच्छा है। अगर माना कि कोई 400 की पी रेशियो किसी कंपनी का है, तो क्या हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को 400 रुपये पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनियां अभी इस टाइम पे, अभी देखिए अडोनी विल्मर जब फॉल हुआ उससे पहले उसका पी रेशियो आप उठा के देखना, उसका बहुत ही ज़्यादा पी रेशियो था। अभी आज की डेट में मैं आपको एक नायका के बारे में बताता हूँ, है ना। नायका ने क्या किया, मतलब कंपनी क्या करती है, चालाकियाँ करती है रिटेल ट्रेडर के साथ में, रिटेल इन्वेस्टर के साथ में। उसने क्या किया, अपना जो शेयर की प्राइस 2000 रुपये के आसपास थी, उसने स्प्लिट करके 126 रुपये पे लेके आ गई, है ना। स्प्लिट करके 126 पे लेके आ गई। अब रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है कि यार ये 126 में मिल रही है, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बाई कर लेता हूँ। लेकिन वो उसके फंडामेंटल्स को नहीं देखता है। जब अब आप उसके फंडामेंटल्स को देखोगे तो उसका जो पी रेशियो लगभग 200 के ऊपर है। यानी कि आप 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी से 200 रुपये पे कर रहे हो। अभी ये कंपनी क्या है, महंगी है। ये आप जिस भाव में खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है, महंगा है ये चीज़। तो आपको इसलिए बोलते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें पक्का चेक करना चाहिए, तभी हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्लाइंडली तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है। यस, पी रेशियो समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम 4 नंबर 4। नंबर 4 पे आता है पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो क्या होता है? ये होता है कि कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, प्राइस बुकिंग वैल्यू कितनी है ना। यानी कि बुक वैल्यू, ये क्या होता है कि अगर माना कि कंपनी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, है ना, कंपनी खुदा ना खास्ता बंद हो गई, भाग गई, या एनीवे जो भी है, तो उसकी जो मार्केट के अंदर जो बुक वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, इसका जो हम इसकी बुक वैल्यू जो हम निकालते हैं, वो अगर इसकी बुक वैल्यू, अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर 10 होगी, जस्ट ए सेकेंड, यस, यानी कि किसी कंपनी की बुक, आपको जैसे माना कि किसी कंपनी के शेयर की प्राइस, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी है, 100 रुपये, और उसकी मार्केट की बुक वैल्यू, यानी मार्केट बुक वैल्यू भी उसकी कितनी है, 100 रुपये, है ना। तो अगर कंपनी भाग भी जाती है तो आपने कितने, 100 रुपये में उस शेयर को खरीदा है, और उसकी बुक वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपये। तो उसकी बुक, आपको इसको करोगे तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है। यानी कि हमें क्या इसमें ध्यान देना है कि जितनी कंपनी की बुक वैल्यू, आपको जैसे बुक वैल्यू कम होगी यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4, अगर 2 है तो हमारे लिए, यानी कि हमने 100 रुपये अगर उस कंपनी का 100 रुपये में शेयर बाई किया, तो हमारा 50 रुपये के अंदर ही वो वापस सेल आउट होगा, अगर कंपनी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो कंपनी को मतलब बंद करना पड़ जाए, है ना, या बेचना पड़ जाए। ठीक है, तो बुक वैल्यू भी कम से कम रहनी चाहिए, यानी कि 1 से लेके 15 के बीच में बुक वैल्यू होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी बुक वैल्यू है तो आप उस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है। समझ में आ गई बात? यस। अभी हम आगे बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे आता है रेवेन्यू। क्या आता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में आप जानते हैं, यानी कि कंपनी कितनी सेल आउट कर रही है मार्केट के अंदर, है ना। जितनी ज़्यादा सेल आउट करेगी उतना कंपनी का क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि क्वार्टरली उसका रेवेन्यू चेक करना है कि कंपनी के
रेवेन्यू में जो सेल है उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है क्या वो मार्केट के अंदर बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे। तो हमें ये भी एक नज़र डालनी रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू हमारा क्या होना चाहिए, लगातार बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, लगातार बढ़ता रहना चाहिए। 6वें नंबर पे आता है प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यू बढ़ता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी घाटे के अंदर जा रही है, उसके अंदर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है और कंपनी हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, है ना, कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तभी तो वो हमें प्रॉफिट देगी भाई। तो हमें ये कॉमन सेंस है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करके फिर हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। ठीक है, अब 7वें नंबर पर आता है, यस 7वें नंबर पे आता है डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उससे भी ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल एसेट्स और मार्केट कैप, MKT कैप से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, डेप्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आपको बात, यानी कि जो कर्ज है कंपनी का वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इन दोनों से। ठीक है, ताकि अगर कभी भी अगर कंपनी का कुछ ऐसी हो जाए तो उसका कर्ज वगैरह हम मतलब चुका सकते हैं, कंपनी के पास इतना वो होना चाहिए। 8वें नंबर पे आता है फ्री कैश फ्लो। क्या आता है, फ्री कैश फ्लो। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, देखिए गाइस, फ्री कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई एक होटल ओपन किया, ठीक है, अब आपने आज होटल ओपन किया है तो ज़रूरी थोड़े कि वो होटल आपको आज से ही मतलब प्रॉफिट देने लग जाएगा या आज से ही आपकी सेल बढ़ने लग जाएगी। आप उसका एडवर्टाइजमेंट करोगे, मार्केट के अंदर कुछ दिन बिताओगे, 1 महीने 2 महीने, है ना, 6 महीने, तो उसके बाद में आपका क्या जो है सेल आउट मतलब रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको उस 1 साल या 6 महीने के दरमियान उसको चला सको, है ना। है ना, कि माना कि आपकी कंपनी नहीं भी चलती तो आपके पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय का पेमेंट कर सको, है ना, जो भी उसके अंदर जो खर्च हो रहा है उस चीज़ को आप झेल सको। तो कंपनी के पास कैश फ्लो कितना हो रहा है, यानी कि कंपनी IPO लेके आई है तो उसके पास जो पैसा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा ना, तो उसके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान देना है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है। 9वें नंबर पे आता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, टोटल संपत्ति क्या है, टोटल संपत्ति कितनी है कंपनी की। ठीक है, ये भी हमें देखना है। हो सकता है कंपनी ने लोन जो डेप्ट लिया है, डेप्ट को लेके कंपनी ने एसेट्स बना दिए हो, है ना, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है जिसने अपने फाइनेंस के ऊपर अपने काफ़ी सारे ट्रक खरीद लिए हो, है ना, या एनीवे जो भी उसने किया हो, बट उसके पास एसेट्स होने चाहिए। कर्ज है तो उसके एसेट्स भी ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि उसके डेप्ट के बराबर उसके एसेट नहीं होना चाहिए, एसेट्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 10वें नंबर पे आता है प्रमोटर की होल्डिंग। ठीक है, अब ये प्रमोटर की होल्डिंग मतलब कि जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है उसकी उस कंपनी के अंदर कितनी हिस्सेदारी है, उसकी उस कंपनी के अंदर कितनी साझेदारी है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपका क्या होता है, मालिकाना हक होता है ना, आपका क्या होता है, मालिकाना हक होता है ना। अब हमारे शेयर कम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मालिकाना हक नहीं है, हमारा उसके अंदर कम हक है। तो मतलब कहने का मतलब कि जो प्रमोटर जिसके ज़्यादा शेयर्स हैं उसके ज़्यादा हक होता है। तो मतलब जो प्रमोटर है जिन्होंने कंपनी को खड़ी किया है उनका उस कंपनी के अंदर कितनी हिस्सेदारी है, यानी कि वो जो हिस्सेदारी है वो कम से कम भी 50% से अबव होनी चाहिए, है ना, तभी हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डालेंगे, है ना। जिसने कंपनी को खड़ी किया है उसकी जो होल्डिंग्स है, शेयर होल्डिंग है, वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। ये सारी हम चीज़ें चेक करने के बाद हम उस कंपनी में सोचेंगे कि हाँ हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 11वें नंबर का एक पॉइंट है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 5 में हल्का सा बताया था, है ना, वो आप उस तरीके से समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, एक होती है मार्केट वैल्यू। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे आप मार्केट के अंदर गए,
है ना। मैं एक एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आज मार्केट के अंदर क्या आया, मतलब गाजर का आई मार्केट के अंदर, क्या आई, गाजर आई, ठीक है। तो एक गाजर की जो मूल्य है वो है कितना है, 10 रुपये, कितना है, 10 रुपये। लेकिन मार्केट में क्या है, आज उसकी भारी भरकम डिमांड है तो उसका क्या हो गया, दाम बढ़ गया, ये जाके कितने पे हो गया, 20 रुपये पे हो गया। तो अब देखिए उसकी जो मेन वैल्यू क्या है वो 10 रुपये पे है, लेकिन ये क्या हुआ मार्केट में, मतलब उसकी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से क्या हो गया, उसके भाव में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, वो 20 रुपये की होगी, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो शेयर है, जो शेयर जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं वो हम उस टाइम पे बाई करें जब वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो, या इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो, या इंट्रिंसिक वैल्यू से कम भी हो। कभी कभी देखो, माना कि एक गाजर की लागत 10 रुपये में हुई है, और जब उसको कोई सेल आउट, मतलब उसको उसकी डिमांड नहीं होती है, तो जो बेचने वाला होता है वो क्या करता है, उसके भाव कम कर देता है, यानी कि उसको कम लॉस के अंदर उसको निकालना चाहता है। तो यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हमें वो शेयर मिले, है ना, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिले, तब जाके वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा मिल रही तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए हमें उसकी मार्केट वैल्यू को समझना है, यानी कि मार्केट वैल्यू में जो पावर है वो मतलब कहीं नहीं है। अगर देखिए आप किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है, उसकी डिमांड से ज़्यादा है, तो उसके जो प्राइस है वो कभी भी नीचे नहीं आने वाले हैं। अगर आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का इंतजार करोगे तो आप कभी भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या है, ये जस्टिफाई करना होगा कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, क्या मैं ज़्यादा तो पैसा नहीं दे रहा हूँ, मार्केट के अनुसार मैं ये पैसा जो 20 रुपये दे रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो उसकी बिल्कुल एकदम जो एग्जैक्ट प्राइस है उससे मैं कितना ज़्यादा दे रहा हूँ, वो मार्केट वैल्यू होती है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज़ है, और हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर अगर शेयर प्राइस मिले तभी हम खरीदना है, या उससे कम में मिले तभी हम खरीदना है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी है तो आप उसको बाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैं आपको इसका एक कॉर्पोरेट का भी एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक कॉर्पोरेट एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे 1, 2 और हम 3 भाग कर लेते हैं, है ना। आपने कोई प्लॉट खरीदा, एक प्लॉट आपने खरीदा गांव के अंदर, ये है थोड़ा मतलब कि कस्बा है, मतलब ये थोड़ा बड़ा है, तहसील इलाका हो गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट थोड़ा रोड हाईवे के पास में, और यह है शहर, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे भी 100 × 100 का, यहाँ पे हमने एक प्लॉट खरीदा, यहाँ पे भी 100 × 100 का खरीदा, और यहाँ पे भी 100 × 100 का खरीदा, ठीक है। अब जो प्लॉट की साइज़ है वो तीनों की क्या है, बराबर है, लेकिन गांव में हमें क्या मिल रहा है, वो 2 लाख रुपए में मिल रहा है। कस्बे में वो हमारे को कितने मिल रहा है, 5 लाख में मिल रहा है, और शहर में वो कितना मिल रहा है, 10 लाख में मिल रहा है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे यही चीज़ आपको 2 लाख में मिल रही है, यहाँ 5 लाख में मिल रही है, यहाँ 10 लाख में मिल रही है। गांव के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, यानी कि उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। कस्बे के अंदर कुछ इंटरेस्टेड है इसलिए उसकी वैल्यू इतनी है, और शहर के अंदर वहाँ पे ज़्यादा लोग उसके अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से उसकी क्या प्राइस है, 10 लाख है। तो आपको मार्केट वैल्यू को भी समझना है कि हमारी जो मैं जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू क्या है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज़ है और हमें किस तरीके से इसको वो करना चाहिए। अभी हम अगर इस जो अब तक जो मैंने फंडामेंटल्स आपको बताए, अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपका एक एक डाउट्स का पूरा उत्तर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अभी हम अगले जो सेशन होगा उसके अंदर हम बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेक्निकल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए फंडामेंटल्स एनालिसिस करने से ही आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे, ठीक है। आपको टेक्निकल भी आना चाहिए। आप अगर जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपका फंडामेंटल्स एनालिसिस किया हुआ किसी भी काम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊं। जैसे आपने किसी कंपनी का फंडामेंटल्स चेक किया, आपने रिलायंस के फंडामेंटल्स चेक किए, आपको रिलायंस का फंडामेंटल बहुत अच्छे लगे और आपने उसके अंदर क्या किया, बिना टेक्निकल्स को अप्लाई किए आपने उसके अंदर क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया। रिलायंस का शेयर 100 रुपये से कंटिन्यू ग्रोथ करते करते 250 रुपये पहुँच गया और आपने यहाँ पे आके क्या कर दिया, बाई एंट्री लगा दी। आपको टेक्निकल का ज्ञान नहीं है और रिलायंस का शेयर वहाँ से नीचे गिर गया और 150 रुपये पे आ गया। आपको 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको समझने के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल्स का ज्ञान होना चाहिए। टेक्निकल्स में क्या आता है, कैंडल्स आती है,
ठीक है, कैंडल्स, चार्ट, ये सारी चीज़ें को नॉलेज हमें टेक्निकल से आएगा। तो हमें मतलब फंडामेंटल्स अच्छे हैं ही ये सोच के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं डालना, हमें राइट टाइम का इंतज़ार करना है। हमें राइट टाइम कब है, हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं क्या उसमें सही समय है या नहीं है, ठीक है। तो हमें राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट डालना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टेक्निकल्स को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम एक अच्छे स्टॉक को हम चूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम कम से कम नुकसान ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो हम अगले सेशन में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और टेक्निकल जो एनालिसिस है वो काफ़ी बड़ी है। फंडामेंटल्स तो आपके 8 या 10 पॉइंट में सिमट गए, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत बड़ी है और पूरा जो मार्केट्स होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है ना। तो जितनी ज़्यादा आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी होगी उतने ही आप मार्केट में प्रॉफिट का जो आपका रेट है वो बढ़ती जाएगी। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ओके गाइस, बाय बाय।